जरा सोचिए एक ऐसी कहानी के बारे में जो इतनी विशाल है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं और जिसे लिखने में लगभग 1000 साल लग गए। हम महाभारत की बात कर रहे हैं। हाँ, और आज हम सिर्फ इसकी कहानी पर नहीं बल्कि इसके जरिए प्राचीन भारतीय समाज की उसकी नसों में उतरने वाले हैं, ये देखने के लिए कि उस दौर में जिंदगी असल में कैसी थी। आज की हमारी पड़ताल का जो मिशन है वो ये समझना है कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच परिवार, शादी, समाज, इन सब के नियम क्या थे और इन नियमों की हकीकत क्या थी। बिल्कुल, इसके लिए हमारे पास महाभारत है, धर्म सूत्र हैं और उस दौर के शिलालेख जैसे स्रोत हैं जिनकी मदद से हम उस समाज की एक तस्वीर बनाने की 1919 में V.S. सुक्थंकर नाम के एक संस्कृत विद्वान ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किया। उन्होंने और उनके साथ दर्जनों विद्वानों ने मिलकर महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन, मतलब एक समीक्षित संस्करण तैयार करने का बीड़ा उठाया। और ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इस टीम ने पूरे देश से, कश्मीर से लेकर केरल और तमिलनाडु तक, संस्कृत की अलग अलग पांडुलिपियां इकट्ठा की। अच्छा। फिर उन्होंने हर एक श्लोक का मिलान किया। जो श्लोक ज्यादातर पांडुलिपियों में एक जैसे थे उन्हें मुख्य कहानी में शामिल किया गया। और इसमें वक्त कितना लगा? इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने में 47 साल लग गए और ये 13,000 से ज्यादा पन्नों में छपा। 47 साल? मतलब एक इंसान की पूरी प्रोफेशनल जिंदगी एक ही किताब के सही वर्जन को तैयार करने में निकल गई। जी, ये तो एक जुनून था, सिर्फ एक एकेडमिक प्रोजेक्ट नहीं। पर इससे हासिल क्या हुआ? इससे दो बहुत मजेदार बातें साफ हुई। पहली कि पूरे उपमहाद्वीप में कहानी के कई मुख्य तत्व एक जैसे थे, आप कहीं भी हों। लेकिन दूसरी और ज्यादा जरूरी बात यह थी कि क्षेत्रीय विविधताएं बहुत ज्यादा थीं। अच्छा। आधे से ज्यादा पन्ने तो इन्हीं अलग अलग वर्जन्स को दर्ज करते हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि कैसे एक बड़ी परंपरा और स्थानीय विचारों के बीच हमेशा एक संवाद चलता रहता था। कभी टकराव होता था तो कभी सहमति। 1 मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम एक महाभारत कहते हैं वो असल में कभी एक थी ही नहीं। बिल्कुल सही पकड़ा। वो हमेशा से ही एक बहती नदी की तरह थी जिसमें हर इलाके ने अपनी एक धारा मिला दी। तो मतलब जिस ग्रंथ को हम नियमों की किताब मानकर समाज को समझने निकले हैं वो खुद ही किसी एक नियम में बंधा नहीं है। बिल्कुल, और यही बात हमें परिवार और शादी के नियमों पर भी लागू करनी होगी। तो चलिए परिवार से ही शुरू करते हैं। महाभारत की जो कहानी है वो तो जमीन और सत्ता के लिए 2 चचेरे भाइयों, कौरवों और पांडवों के झगड़े की है। हाँ। और ये कहानी पितृवंशिकता के विचार को बहुत मजबूती से स्थापित करती है। पितृवंशिकता यानी पैट्रिलिनी, जिसका सीधा सा मतलब है कि वंश पिता से पुत्र, फिर पोते और परपोते तक चलता है। इसके तहत पिता की मौत के बाद उनके सारे संसाधन, यहाँ तक कि सिंहासन पर भी बेटे का अधिकार होता था। और कभी कभी तो प्रभावती गुप्त जैसी महिलाएं भी सत्ता संभालती थीं, जो एक बहुत बड़ा अपवाद था उस समय के लिए। तो मतलब बेटों का होना बहुत जरूरी था, खासकर राज परिवारों में। लेकिन बेटियों की स्थिति क्या थी? उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो अपने गोत्र यानी वो वंश परंपरा जो किसी प्राचीन ऋषि के नाम से चलती है ना? हाँ बिल्कुल। तो बेटियों से उम्मीद की जाती थी कि वे अपने गोत्र के बाहर शादी करेंगे, जिसे बहिर्विवाह या एक्सोगैमी कहते हैं। पिता के लिए कन्यादान एक बहुत बड़ा धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। और इन सभी नियमों को धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में लिखा गया। इनमें सबसे मशहूर मनुस्मृति है जो लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच लिखी गई। और मनुस्मृति में एक बहुत दिलचस्प बात है, उसमें 8 तरह की शादियों का जिक्र है। 8 तरह की? हाँ, 8। पहले 4 को अच्छा और धर्म के हिसाब से सही माना गया, जबकि बाकी 4 की निंदा की गई। अच्छा, 8 तरह के, मतलब 4 अच्छे और 4 बुरे? ये तो साफ इशारा है कि समाज में सब कुछ नियमों के हिसाब से नहीं चल रहा था। बिल्कुल। अगर सब लोग अच्छी शादी ही करते तो बुरी शादियों का जिक्र करने की जरूरत ही क्या थी? सही बात है। ये इस बात का सबूत है कि शायद बहुत से लोग ब्राह्मणीय नियमों को नहीं मानते थे, या उनकी अपनी अलग प्रथाएं थीं जिन्हें ब्राह्मण नीची नजर से देखते थे। और नियमों और हकीकत के बीच का ये फर्क गोत्र व्यवस्था में सबसे साफ नजर आता है। हाँ, ये उदाहरण तो बहुत ही रोचक है। ब्राह्मणीय नियम कहते थे कि शादी के बाद महिला को अपने पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाना होता था। और एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन शिलालेख कुछ और ही कहानी बताते हैं। बिल्कुल। जब हम सातवाहन शासकों के शिलालेख देखते हैं जो दक्कन यानी दक्षिण भारत में राज करते थे,
तो कहानी पूरी तरह पलट जाती है। कैसे? कई सातवाहन रानियों ने शादी के बाद भी अपने पिता का गोत्र जैसे गौतम और वशिष्ठ अपने नाम के साथ लगाए रखा। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ रानियों ने तो अपने ही गोत्र में शादी की थी। अपने ही गोत्र में? ये तो नियमों के बिल्कुल खिलाफ हुआ। हाँ, ये अंतर्विवाह यानी एंडोगेमी का उदाहरण है, जो ब्राह्मणीय नियमों के एकदम खिलाफ था। तो ये क्या था? क्या ये ब्राह्मणों के नियमों को सीधी चुनौती थी, या फिर दक्षिण भारत में अपने अलग ही नियम कानून चल रहे थे? दोनों ही बातें हो सकती हैं। ये दिखाता है कि भारत कभी भी एक जैसी संस्कृति वाला देश नहीं रहा। क्षेत्रीय ताकतें और परंपराएं हमेशा से मजबूत रही हैं। और हाँ, शाही परिवारों के पास हमेशा नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने की ज्यादा आजादी होती थी। एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी था ये। हाँ, कि हम तुम्हारे नियमों से ऊपर हैं। बिल्कुल। परिवार और शादी के नियमों में तो इतनी पड़ते थी, लेकिन समाज का जो सबसे बड़ा ढांचा था, वर्ण व्यवस्था, क्या वो उतना ही सीधा था जैसा किताबों में बताया गया? किताबों में तो सब कुछ बहुत साफ साफ लिखा है। धर्मशास्त्रों में 4 वर्णों का जिक्र है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सबके काम भी तय थे। हाँ, हर वर्ण के लिए खास काम तय थे। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करना और करवाना। क्षत्रियों का काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना और न्याय करना। और वैश्य? वैश्यों को खेती, पशुपालन और व्यापार करना था। और शूद्रों का सिर्फ एक ही काम था, ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। और इस व्यवस्था को देवीय बनाने के लिए एक कहानी भी गढ़ी गई थी, है ना? हाँ, ब्राह्मण अक्सर ऋग्वेद के पुरुष सूक्त का हवाला देते थे। उसमें कहा गया है कि चारों वर्ण एक आदि मानव यानी विराट पुरुष के शरीर के अलग-अलग हिस्सों से पैदा हुए। अच्छा। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। इसे दैवीय बताकर यह स्थापित करने की कोशिश की गई कि यह व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है और इसे बदला नहीं जा सकता। ये तो हुई आदर्श दुनिया की बात, लेकिन क्या सच में राजा हमेशा क्षत्रिय ही होते थे? बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हकीकत आदर्श से टकराती है। मौर्य वंश को ही ले लीजिए। इतने बड़े साम्राज्य पर राज किया, लेकिन ब्राह्मणीय ग्रंथ कहते हैं कि वे निम्न कुल के थे। अच्छा। मौर्यों के बाद जो शुंग और कण्व वंश आए, वो तो ब्राह्मण थे। मध्य एशिया से आए शक शासकों को ब्राह्मण म्लेच्छ यानी बर्बर मानते थे। लेकिन सबसे मशहूर शक राजा रुद्रदामन संस्कृत परंपराओं के बड़े ज्ञाता थे। और सबसे दिलचस्प उदाहरण तो सातवाहन राजा का है, जिनके बारे में हमने अभी बात की थी। सातवाहन राजा गौतमीपुत्र सिरी सातकर्णी खुद को एकमात्र ब्राह्मण और क्षत्रियों के घमंड को चूर करने वाला कहते थे। लेकिन उन्होंने शादी कहाँ की थी? मजे की बात यह है कि उन्होंने शक राजा रुद्रदामन के परिवार में शादी की थी, जिन्हें वो म्लेच्छ मानते थे। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मतलब असली ताकत इस बात में नहीं थी कि आपका जन्म कहाँ हुआ, नहीं, बल्कि इस बात में थी कि आप कितने लोगों का समर्थन और संसाधन जुटा सकते हैं। सत्ता के खेल में वर्ण के नियम तो पीछे छोड़ जाते थे। से जंगल में रहने वाले निषाद या कोई नया पेशा अपनाने वाले लोग जैसे सुनार, तो वे उन्हें एक जाति में वर्गीकृत कर देते थे। और इसी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महाभारत में एकलव्य की कहानी आती है। हाँ, एकलव्य एक निषाद था, मतलब जंगल में रहने वाले समुदाय से। वो द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना चाहता था, लेकिन द्रोण जो एक ब्राह्मण थे उसे मना कर देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ राजकुमारों को सिखाते थे। बाद में जब एकलव्य खुद ही अभ्यास करके एक महान धनुर्धर बन जाता है, तो द्रोण उससे गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लेते हैं, ताकि उनका शिष्य अर्जुन ही दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बना रहे। ये कहानी आज भी परेशान करती है। ये सिर्फ एक गुरु शिष्य की कहानी नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे सिस्टम अपनी जगह बनाए रखने के लिए किसी की काबिलियत को भी कुचल सकता है। ये सामाजिक नियमों को बनाए रखने का एक बहुत शक्तिशाली और क्रूर उदाहरण है। समाज में एक और गहरी खाई थी, और वो थी अस्पृश्यता या छुआछूत की। हाँ, कुछ कामों को, जैसे शवों और मरे हुए जानवरों को उठाना, दूषित या अपवित्र माना जाता था। ऐसे काम करने वालों को चंडाल कहा जाता था और उन्हें सामाजिक व्यवस्था में सबसे नीचे रखा गया था। मनुस्मृति में उनके लिए बहुत कड़े नियम थे। जैसे कि उन्हें गांव के बाहर रहना होता था, फेंके हुए बर्तन इस्तेमाल करने पड़ते थे और मरे हुए लोगों के कपड़े और लोहे के गहने पहनने होते थे। यहाँ तक कि उनका सड़क पर चलना भी दूसरों के लिए अपवित्र माना जाता था। क्या इस बात का कोई और भी सबूत मिलता है? हाँ, 5वीं सदी में आए चीनी यात्री फाहियान और 7वीं सदी में आए हुएनसोंग भी लिखते हैं कि इन लोगों को शहर या गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। और जब वो शहर में आते थे तो उन्हें जोर से आवाज लगानी पड़ती थी ताकि दूसरे लोग रास्ते से हट जाएं। ये तो बहुत अपमानजनक था।
क्या इस व्यवस्था को कोई चुनौती नहीं मिली? क्या लोगों ने इसे चुपचाप अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया? हमेशा नहीं। बौद्ध ग्रंथों में हमें कुछ अलग कहानियां मिलती हैं। जैसे मातंग जातक में एक कहानी है जिसमें बोधिसत्व का जन्म एक चांडाल परिवार में होता है। अच्छा। वो एक अमीर व्यापारी की बेटी से शादी करते हैं और बाद में अपने ज्ञान से जन्म पर आधारित भेदभाव को चुनौती देते हैं। तो ये दिखाता है कि इस व्यवस्था के खिलाफ विचार भी मौजूद थे। समाज में इतनी गहरी खाई थी, और ये सिर्फ जन्म पर ही नहीं बल्कि संपत्ति पर भी टिकी होगी। महाभारत का वो सीन याद आता है जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। ये मालिकाना हक पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। और जब हम संपत्ति के अधिकारों की बात करते हैं तो मनुस्मृति के नियम बहुत साफ हैं। पिता की संपत्ति उनकी मौत के बाद सभी बेटों में बराबर बांटी जाती थी और सबसे बड़े बेटे को उसे एक खास हिस्सा मिलता था। लेकिन महिलाओं का इस पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। तो महिलाओं के हाथ में क्या था? क्या उनके पास कुछ भी अपना नहीं होता था? उन्हें शादी में जो भी उपहार मिलते थे उन पर उनका अधिकार होता था। इसे स्त्रीधन कहा जाता था। इस पर उनके पति का कोई हक नहीं होता था और ये संपत्ति उनकी संतानों को विरासत में मिलती थी। लेकिन क्या ये स्त्रीधन असल में कोई आर्थिक आजादी देता था? मतलब आज के जमाने के पर्सनल सेविंग्स जैसा था, या बस कुछ गहने और बर्तन ही थे जिन पर उनका हक था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ज्यादातर मामलों में स्त्रीधन में गहने, कपड़े और घरेलू सामान ही होता था। जमीन, मवेशी और पैसे जैसे बड़े संसाधनों पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। तो मतलब ये एक तरह की सामाजिक सुरक्षा थी, लेकिन असली आर्थिक आजादी नहीं। बिल्कुल। इसी वजह से पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक और आर्थिक असमानता और भी गहरी हो गई। और क्या वर्ण का भी संपत्ति से कोई लेना देना था? क्या ऐसा था कि सिर्फ ब्राह्मण और क्षत्रिय ही अमीर हो सकते थे? ब्राह्मणीय ग्रंथों के हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए था, लेकिन बौद्ध ग्रंथ इस विचार को सीधी चुनौती देते हैं। अच्छा। मध्यम निकाय नाम के एक बौद्ध ग्रंथ में एक कहानी है जहां एक राजा बुद्ध से बात करता है। राजा ये स्वीकार करता है कि अगर कोई शूद्र अमीर हो, जिसके पास बहुत सोना, चांदी या अनाज हो, तो दूसरे शूद्र ही नहीं बल्कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी उससे विनम्रता से बात करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। वाह! तो मतलब कभी-कभी पैसे की ताकत जन्म की ताकत से ज्यादा हो जाती थी। हकीकत हमेशा नियमों की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। धन सामाजिक हैसियत को ऊपर नीचे करने की ताकत रखता था। तो आज की इस गहरी पड़ताल से हमने क्या सीखा? मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि प्राचीन भारतीय समाज के नियम जितने सीधे दिखते थे उतने थे नहीं। ग्रंथों में पितृवंशिकता, बहिर्विवाह और एक कठोर वर्ण व्यवस्था का आदर्श तो था, लेकिन असल जिंदगी में लोग इन नियमों को तोड़ते भी थे, बदलते भी थे और नजरअंदाज भी करते थे। सही कहा। सामाजिक हैसियत सिर्फ जन्म या लिंग से तय नहीं होती थी, बल्कि वो धन और पेशे का भी एक जटिल मिश्रण थी। आदर्श नियमों और रोजमर्रा की हकीकत के बीच हमेशा एक खींचतान चलती रहती थी, जो हमें सातवाहनों के विवाह संबंधों से लेकर गैर क्षत्रिय राजाओं के उदय तक हर जगह दिखाई देती है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जो उस दौर के लिए बहुत क्रांतिकारी था। बौद्धों ने राजशाही की उत्पत्ति का एक बिल्कुल अलग सिद्धांत दिया था, जिसे हम एक तरह का सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। हाँ, सुत्त पिटक नाम के ग्रंथ में एक कहानी है। उसके अनुसार शुरुआत में इंसान पूरी तरह विकसित नहीं था और प्रकृति से जो मिलता था उसी पर गुजारा करता था। अस हो गया। जब अराजकता फैल गई तो लोगों ने मिलकर शांति बनाए रखने के लिए आपस में से एक व्यक्ति को चुना। और उसे क्या कहा गया? उसे महासम्मत यानी सबकी सहमति से चुना गया कहा गया। और लोगों ने फैसला किया कि वो उसकी सेवाओं के बदले उसे अपने चावल की फसल का एक हिस्सा कर के रूप में देंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा कोई दैवी शक्ति नहीं है, बल्कि उसे लोगों ने अपनी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चुना है। बिल्कुल। और इसका गहरा मतलब ये है कि समाज और राजशाही जैसी संस्थाएं दैवी नहीं बल्कि इंसानों की बनाई हुई हैं। और अगर इंसानों ने ही इस व्यवस्था को बनाया है, तो क्या वो इसे भविष्य में बदल भी नहीं सकते? ये सवाल उस युग के लिए जितना प्रासंगिक था, शायद आज भी उतना ही है।